नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में, क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है दिल्ली के साथ ही जो है मिल्कीपुर का उपचुनाव किया जाएगा, यानी कि 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को उसके नतीजे सामने आएंगे। दिल्ली चुनाव से ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है मिल्कीपुर के उपचुनाव की, और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि पूरे देश की नजर जो है वो मिल्कीपुर के उपचुनाव पर है। क्योंकि जब से 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत यहां से हासिल की है, तब से पूरे देश में जो है अयोध्या की लोकसभा सीट की और मिल्कीपुर के जो पूर्व विधायक थे यानी अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद चुने गए, मिल्कीपुर सीट की चर्चाएं हो रही हैं। और मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे ही चुनावी मैदान में है। लेकिन वहीं पर अभी तक भी अगर देखा जाए, चुनावों का ऐलान के बाद तक भी बीजेपी ने अभी तक भी अपना कोई भी कैंडिडेट यहां पर नहीं उतारा है। तो क्या बीजेपी क्या सोच रही है? क्या कोई बड़े चेहरे को बीजेपी यहां पर उतारने वाली है, या बीजेपी को कोई कैंडिडेट ऐसा मिल ही नहीं रहा जो अवधेश प्रसाद के बेटे को टक्कर दे सके? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, तो हम राहुल जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है, पिछले चुनावों को कवर किया है कि कैसे जो उपचुनाव अभी हुए थे उत्तर प्रदेश में, उन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था, यानी कि अच्छा खासा जो नुकसान है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हुआ था। तो क्या उस नुकसान की भरपाई ये मिल्कीपुर सीट कर पाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में यहां पर मतदान होगा और बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब होगी? क्योंकि दोनों ही नेता, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, दोनों ही नेताओं की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। और 2027 के चुनाव को इस मिल्कीपुर के उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 2027 के फाइनल मुकाबले को ये सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा है, मिल्कीपुर का उपचुनाव। तो इस पर हम चर्चा करेंगे राहुल जी से। राहुल जी, आपने काफी कवरेज किया है, आपको पता है कि मिल्कीपुर का जातीय समीकरण क्या है, वहां पर कितना जो है पिछड़ा अति पिछड़ा जाति का वर्ग है, कितना पिछड़ी जाति का वर्ग है, कितना दलित का वर्ग है, कितना अल्पसंख्यक का वर्ग का वोट है, कितना यादवों का वोट है। आपके पास पूरा डेटा है। आपने देखा है कि पिछले अगर 32-33 सालों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार जीत मिली है, यानी कि ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। तो क्या इस समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा बचाने पर कामयाब हो पाएगी, या जो जैसे बीजेपी दावा कर रही है 2024 के इलेक्शन के बाद से योगी आदित्यनाथ 5 बार जो है मिल्कीपुर सीट का दौरा कर चुके हैं? तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये चुनाव है कि योगी आदित्यनाथ 27 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये चुनाव है कि क्या योगी आदित्यनाथ को जनता अभी भी चाहती है, क्योंकि जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उन सीटों में हम देखते हैं कि जिस तरीके से करहल पर आपने जीत हासिल की, क्योंकि करहल जो सीट है वो अगर हम बात करें तो सैफई का जो हिस्सा है वो है, और बहुत पहले से यहाँ पर यादवों की पकड़ रही है। और सीसामऊ सीट की हम बात कर लेते हैं तो नसीम सोलंकी यहाँ से चुनावी मैदान में थी, बड़ी जीत हासिल करती हैं, और इरफान सोलंकी की पत्नी है ये। और उसके अलावा हम तमाम सीटों का जिक्र कर लेते हैं। कुंदरकी जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। और देखिए सबसे बड़ी बात अब्बास भाई ये है कि आपने कुंदरकी का नाम लिया तो यहीं से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। अभी योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में गए थे और मिल्कीपुर में भी उन्होंने कुंदरकी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता विकास की तरफ बढ़ रही है, यानी कि विकास, हमारी पार्टी ने इतना विकास किया है कि कुंदरकी की सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं और 12 उम्मीदवार मुस्लिम जो है बीजेपी के सामने खड़े हुए थे, यानी कि वोटर्स भी मुस्लिम, उम्मीदवार भी मुस्लिम, उसके बाद भी वोट विभाजित नहीं होता है और एक प्रचंड जो है जीत यहाँ पर बीजेपी ने हासिल किया है। तो क्या बीजेपी इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर भी करेगी मिल्कीपुर में, जैसे कि उन्होंने एक बार तो इसका प्रचार लगभग कर ही दिया है? तो क्या कुंदरकी का प्रचार देश भर में और जगहों पर भी बीजेपी करेगी, और क्या कुंदरकी वाली सीट का कुछ इफेक्ट जो है मिल्कीपुर में देखने को मिलेगा? देखिए अब्बास भाई, सबसे बहुत बड़ी बात जो आपने कही कि क्या कुंदरकी का जो प्रभाव है वो मिल्कीपुर सीट पर रहेगा। और कुंदरकी पर हमने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि वहां से वो सीट हार जाएंगे, लेकिन वो सीट वहां से हार जाते हैं। और देखिए मिल्कीपुर का इसलिए जिक्र किया
जा रहा है, क्योंकि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था और सभी के मन में ये सवाल था कि आखिरकार क्यों मिल्कीपुर पर आपने उम्मीदवार नहीं उतारा, या क्यों मिल्कीपुर का जो है अगर हम बात करें तो ऐलान नहीं किया गया कि 9 सीटों के साथ ही चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव की तारीख पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और तारीख कर दी गई। तो यहाँ पर यह देखा गया कि उपचुनाव में बीजेपी को झटका लग रहा था, इस वजह से तारीख को बदला गया। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को लग रहा था कि ये साथ में चुनाव करवा दिया गया तो माहौल उनके पक्ष में नहीं रहेगा। और देखिए, अभी मैं अगर बात कर लूं, 13 जनवरी से कुंभ का प्रारंभ शुरू होने वाला है और ये 1.5 महीने तक ये चलेगा और फरवरी के शुरुआत में चुनाव हो रहा है। तो यानी कि कुंभ के बीच में चुनाव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे ना और आप खासतौर पर प्रयागराज की तरफ जाते हैं, प्रयागराज का दौरा करते हैं, तो आपको हर जगह वहां पर भगवा नजर आएगा, आपको हर जगह वहां पर जो है हर हर महादेव के नारे लगते हुए नजर आएंगे, जय श्री राम के नारे लगते नजर आएंगे। और बहुत अच्छी बात है। देखिए अब्बास भाई, यहाँ पर अगर मैं धर्म की बात कर लेता हूँ, मेरे नजरों में धर्म और जाति की इस तरीके से, मेरे नजरों में मैं ये मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने भगवान है और सब अपने अपने भगवानों को मानते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, भगवान के यहाँ नारे लग रहे हैं और नारे लगने भी चाहिए, लेकिन आप किसी दूसरे की धर्म पर सवाल मत खड़ा कीजिए, आप किसी दूसरे के धर्म को दबाने की कोशिश मत कीजिए, या किसी दूसरे ऐसे समुदाय को जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाने की कोशिश मत कीजिए कि जो है ही नहीं चीजें। सबकी अपनी अपनी आस्था है और होनी भी चाहिए। और जैसा कि मैं कुंभ का जिक्र कर रहा था, और जो कुंभ मेला है, देखिए अगर बात करें तो ये कई सालों के बाद कुंभ मेला लगता है और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, हमारी खुद आस्था इसमें जुड़ी हुई है। और हम चाहते तो क्या कुंभ की ये कुंभ का जो आयोजन हो रहा है, तो क्या इसके बीजेपी को कुछ फायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल अब्बास भाई, फायदा तो बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो कि जब इलेक्शन कमीशन ने कल जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब चुनावी तारीखों का ऐलान जब किया, तो हम और आप शायद यही चर्चा कर रहे थे कि फरवरी की शुरुआत में ही चुनाव करवा दिएगी, वो भी 5 तारीख को। और मैं मिल्कीपुर से का भी आपके साथ जिक्र कर रहा था, फिर आपने कहा कि मिल्कीपुर को भी लेकर शायद हो सकता है कुछ ऐसा, और अभी तभी हम देखते हैं कि मिल्कीपुर का भी अनाउंसमेंट हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी का फोकस देखिए दिल्ली की तरफ नहीं है, उनका फोकस मिल्कीपुर की तरफ है, क्योंकि वो बात जानते हैं बीजेपी को दिल्ली में झटका लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मौका बहुत कम वक्त में आता है और जब आपका पक्ष हो तभी चुनाव करवाया जाए। और हम कहते हैं कुंभ का जो शुरू है वो 13 तारीख से हो जाएगा और माहौल आपके पक्ष में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बड़ा जो फायदा है वो मिल्कीपुर से मिले। लेकिन हम देखिए अपोजिशन को भी कमजोर नहीं समझेंगे, और वो जो कि समाजवादी पार्टी है, जिनने 2 सीटों पर कम से कम टक्कर देने की काम की। और अखिलेश यादव का क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस को छोड़कर। तो ये चीजें नजर आती है कि देखिए भले ही मिल्कीपुर की बात करें, देखिए अयोध्या सीट, मैं अगर अयोध्या का जिक्र करना चाहूंगा तो बीजेपी आश्वस्त थी, बीजेपी निश्चिंत हो गई थी कि अयोध्या में हमारी जीत तय है। लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान था, क्योंकि अयोध्या में प्रभु तो क्या जैसा अयोध्या में हुआ था वैसे मिल्कीपुर में होने वाला है? बिल्कुल हो सकता है अब्बास में। देखिए क्योंकि लोगों के मन में क्या चल रहा है, और लोग कहते कुछ हैं और करके कुछ आते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है। अयोध्या से अगर अवधेश प्रसाद जीते, उनके बेटे अजीत को यहाँ से टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, तो कोई दो राय नहीं कि अजीत को टिकट दिया गया तो कुछ सोच के ना दिया गया हो। और बीजेपी अगर अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है तो इसमें भी यही संशय बना हुआ है कि क्या बीजेपी अभी तय ही नहीं कर पा रही कि किसे उतारा जाए किसे ना उतारा जाए। लेकिन ये चुनाव ये वाकई देखना होगा कि अगर मिल्कीपुर सीट भी हार जाती है तो कहां, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 9 सीटों पर चुनाव हुए उसमें भले ही 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन मिल्कीपुर पर अगर समाजवादी पार्टी जीत गई, इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने 9 सीटें जीत ली। बिल्कुल, देखिए किस तरह से विस्तार से हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि ये मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है, एक ऐसी हॉट सीट है कि समाजवादी पार्टी ने अगर एकमात्र मिल्कीपुर की सीट को जीत लिया तो समझ लिया उसने किला फतह कर लिया। यानी कि पूरी की 10 की 10 जो उपचुनाव के यूपी में हुए थे, 9 सीटें पहले और एक अब, यानी कि 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी
पार्टी जीती हुई मानी जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी सीट है और मिल्कीपुर या अयोध्या का जो चुनाव है इस पर पूरे देश की नजर है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्रिकरी किसी की हुई है यहाँ पर तो बीजेपी की हुई है, क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर का पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जल्दी जल्दी में प्राण प्रतिष्ठा करवाई और पूरे अयोध्या के बल पर जो है पूरे देश में चुनाव लड़ा, पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की और वो उसी सीट को हार गए जिस सीट पर उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, यानी कि सबसे ज्यादा काम किया था। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात थी और उसके बाद में समाजवादी पार्टी भी अति उत्साहित दिखाई दे रही थी, जिसका खामियाजा उन्होंने उपचुनाव में भुगता था। लेकिन मिल्कीपुर जो है ये अब तय कर देगा कि 27 में क्या होने वाला है। 27 का सेमीफाइनल इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव को माना जा रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इसको बचाए रखने में कामयाब हो पाती है या फिर बीजेपी कुछ रणनीति करके समाजवादी पार्टी की सीट में सेंधमारी कर सकती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।